Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 8, chapter 3rd, ruling the countryside, part 2. In part 1, I have discussed about the topic of permanent settlement and Mehelwari system. And in this video, I would like to discuss about the Munro system. Munro system also called a Raiyatwari system. And there was no any settlement in south. There was no any jamidar in south. So in the south there was a similar moved away from idea of permanent settlement. Reed and Munro felt there was a no traditional jamidar in the south. चूंकि British considered that there was no system of the permanent settlement or Mahalwari system in the South India, so they considered about the system of Munro system. It is also called a रैयतवारी system. चूँकि जो साउथ में कोई जमींदारी व्यवस्था तो थी नहीं, अतः वहाँ भी रेवेन्यू वसूली की बात की जा रही थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट चूँकि वहाँ के जो राज्य हैं उनसे भी किस तरह से राजस्व को वसूली किया जाए, तो उन लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर यह ना ही परमानेंट सेटलमेंट किया जाए और ना ही महलवारी सिस्टम किया जाए. परमानेंट सेटलमेंट, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्नवालिस. लॉर्ड कर्नवालिस ने जमींदारों को वसूली की व्यवस्था दी थी, वसूली का अधिकार दिया था. महलवारी सिस्टम में हेडमैन को दिया गया था और मुनरो सिस्टम में रैयत. रैयत मीन्स किसान. किसान सीधे अपना रेवेन्यू, अपना टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कर सकते थे. इस तरह की व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था कही जाती थी और इसे ही मुनरो सिस्टम कहा जाता था. चूँकि मुनरो से पहले अलेक्जेंडर रीड हुआ करते थे, और चूँकि अलेक्जेंडर रीड कौन थे, तो टीपू सुल्तान, द पीरियड ऑफ टीपू सुल्तान, द ब्रिटिश गवर्नमेंट conquered the area of Mysore and some neighboring territories, and they gave a revenue of the visions of or inspecting of the reed. तो जो अलेक्जेंडर रीड थे उन्होंने छोटे ही स्तर पे, जो टीपू सुल्तान के समय में टेरिटरी आज़ाद हुई थी और अंग्रेज़ों ने जिस टेरिटरी पे कब्जा किया था, वहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था उन्होंने किया था. तो चूँकि अलेक्जेंडर रीड की व्यवस्था सफल रही, इस व्यवस्था को देखकर मुनरो ने पूरे साउथ इंडिया में इस तरह की व्यवस्था कर दी, और उस साउथ एरिया में जहाँ पर अंग्रेज अपना शासन समझते थे. तो चूँकि वहाँ उन लोगों से रेवेन्यू वसूला जाता था, रेवेन्यू सीधे किसान दिया करते थे, किसान को रैयत कहा जाता था. अतः आल्सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज द रैयतवारी सिस्टम. वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई. क्या प्रॉब्लम थी? तो पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे हाई रेवेन्यू, सो इट डिड नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू ऑफिशियल. चूँकि रेवेन्यू ऑफिशियल जो था वह बहुत ही हाई रेवेन्यू उनके ऊपर थोप दिया गया था. तो द peasants did not want to pay these high revenue to the British, so they left their territories and they went to the countryside. वो जाके देहात में चले गए. तो इस तरह की व्यवस्था जब हुई और ये लोग जब पे नहीं कर पा रहे थे peasant, तो इस स्थिति में हुआ क्या कि इस व्यवस्था को भी असफल मान लिया गया. ओके, तो हमने तीन सिस्टम को समझ लिया: परमानेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स फॉर यूरोप. चूँकि कुछ क्रॉप्स भी यूरोपियन, द ब्रिटिश ने वहाँ पे इंडिया में क्रॉप्स के बारे में भी उन क्रॉप्स पे प्रोत्साहित किया, उन क्रॉप्स पे इंक्रीज किया व्हाट एवर द क्रॉप्स वाज रिक्वायर्ड फॉर द यूरोपियंस. एंड इन दिस crops, firstly we can take the name of afim and indigo. In 18th century, the company was trying to expand the cultivation of afim and indigo. The British forced cultivator in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in UP, and wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, and rice in Madras. तो अफीम और जो इंडिगो था, नील की खेती थी, इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होता था. इसके अलावा भी अन्य
क्रॉप्स पे फोर्स किया गया ब्रिटिशरों के द्वारा। उनमें हम नाम ले सकते हैं कि बंगाल में जूट, टी जो है असम में, शुगर केन यूपी में। आल्सो यूपी was called at that time यूनियन प्रोविंस, संयुक्त प्रांत मीन्स यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था, यूनियन प्रोविंस या यूनाइटेड प्रोविंस। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसे हम, अगर क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड प्रोविंस क्या था, तो इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ द उत्तर प्रदेश। व्हीट इन पंजाब, पंजाब में गेहूँ, और कॉटन महाराष्ट्र में होता था, एंड राइस इन मद्रास। तो इन सब चीज़ों को में फ़ायदा गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हुआ, और क्रॉप्स यूरोपियों को अपने जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ से धन कमाती थी, दे सेंड टू ऑल द क्रॉप्स और इंडिगो एंड अफीम टू द यूरोपियन कंट्रीज। और यह स्थिति हुई कि इसमें सबसे ज़्यादा इन लोग को लाभ कहाँ हुआ, नील की खेती में हुआ, जिसे हम इंडिगो कहते हैं। और डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि डिमांड क्या था इंडियन इंडिगो का। तो इट इज रिलेट्स टू द ओल्ड सेंचुरी, मीन्स इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी से ही हमारा जो भारतीय नील था ये बहुत ही फेमस रहा है। ओके, इन द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड इन इटली, ब्रिटेन, फ्रांस टू डाई क्लॉथ, but due to high price the European had to depend on oat. ओड एक नील की तरह ही प्लांट होता था जो वायलेट और ब्लू कलर उसमें से निकलता था। जैसे नील, इंडिगो से नील बहुत अच्छा, शानदार, बहुत ही बेस्ट नील की कपड़ों की डाई करने के लिए इंडिगो का प्रयोग होता था। तो उसी से मिलता जुलता ओड था। तो ये ओड भी वहाँ पे चूँकि यूरोपियन कंट्री में होता था, तो इससे ये लोग काम चला लेते थे। क्यों? क्योंकि इट इज़ ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। चूँकि यूरोपीय कंट्री में, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में ओड की खेती होती थी, एंड यूरोपियन प्रेशर्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। चूँकि इंडिगो जब इंडिया से जाता था तो ओड से महंगा होता था, लेकिन डिमांड इंडिगो का ज़्यादा था। तो यूरोपियन कंट्री ने, अब जो भी यूरोपियन कंट्री के जो प्रोडक्शन था या वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि इंपोर्ट न किया जाए इंडिगो को। गवर्नमेंट ने इनके बातों को मान भी लिया, बैन भी लगा दिया गया। लेकिन जो बैन लगा तो यहाँ पे स्थिति ये हुई कि फ्रेंच ने क्या शुरू कर दिया, तो फ्रेंच ने बैन लगाने के बाद अपने यहाँ नील की खेती शुरू करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ के जो क्लॉथ प्रोड्यूसर थे, उन लोगों ने फिर गवर्नमेंट पे दबाव बनाया 18th सेंचुरी में कि इंडिगो जो है उसका डिमांड ज़्यादा है। चूँकि वह ओड की जो प्लांट्स हो रही है, ओड से कुछ डल प्रकार के कपड़े हो रहे हैं, कुछ पीले हो रहे हैं, उस तरह से बहुत ही स्पष्ट और साफ या बेस्ट कपड़ों की क्वालिटी नहीं हो रही है, जिस तरह से इंडियन इंडिगो हुआ। फिर गवर्नमेंट पे वहाँ के व्यापारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा यूरोपियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाया गया कि बैन को हटा दिया जाए। तो फिर बैन हटा दिया गया और फिर वहाँ पे इंडिगो की ही खेती होने लगी। कहाँ कहाँ होने लगी इंडिगो की खेती? तो वी कैन से द फ्रेंच cultivated indigo in Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, the Spanish in Venezuela। इन सब शहरों में चूँकि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में इंडिगो की खेती करने लगे। और also the Britain industrialized the cotton production and demand for indigo supply from the West India and America collapsed. The Britain looked for the new source of indigo supply। चूँकि फ्रांस में भी होने लगी खेती नील की, फिर ये पुर्तगीज़ में भी होने लगी, इंग्लिश में भी होने लगी, अंग्रेज़ों ने भी अपना शुरू किया, स्पेनिश ने भी किया। बट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1791 द स्लैब्स rebelled against the government and they did not want to plant
the indigo. So French government was caught in trouble. अब वो परेशानी में पड़ गई कि किस तरह से हम इनको कराया जाए, और ये हमारे यहाँ काम हो नहीं रहा है। और ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे कपड़ों का उद्योग बढ़ा, कपड़ों की इंडिगो की और आवश्यकता बढ़ी। तो स्थिति हुआ कि जो यूरोपियन कंट्री थे वहाँ पे हाफ उत्पादन होने लगा, जितना डिमांड हो रहा था डिमांड से सीधे हाफ हो गया। तो अब क्या किया जाए उस स्थिति में, चूँकि यह जो ब्रिटिशर थे वो अब नए सोर्स के चक्कर में पड़ गए कि वेयर डिड दे गो टू फिल द सप्लाई ऑफ इंडिगो, सो दे टर्न टू इंडिया। तब वो इंडिया की तरफ मुड़े। एंड ब्रिटेन जब इंडिया की तरफ मुड़े तो इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली इन 1788। अबाउट 30% of indigo improved into Britain was from India. By 1810 the proportion had gone to 90%. चूँकि जब वो इंडिगो की खेती ब्रिटिश ने कराना शुरू की तो सबसे ज़्यादा बंगाल में इंडिगो की खेती हुई, और वहाँ पे इतनी तेज़ी से यह इंडिगो की खेती बढ़ी कि वहाँ का जो डिमांड था, जो इंडिगो बंगाल का इंडिगो था, it became very dominant about the world level business. And in 18th century the import into Britain from India was 30%, had been changed in 1810. The import 30% had been changed into 90%. जो ब्रिटेन में डिमांड 30% था इंडियन इंडिगो का 1788 ईस्वी में, वह डिमांड 1810 में जाकर सीधे 90% हो गया। चूँकि बंगाल में इतना बड़ा डिमांड, इतनी ज़्यादा नील की खेती, तो अन्य जो बिजनेसमैन थे दे वांटेड टू डू द बिजनेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एंड दे आल्सो वांटेड टू इन्वेस्ट द मनी इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो। और उन्होंने बहुत धन कमाया इससे। तो जिनके पास पैसा नहीं था वो भी लोन लेकर इंडिगो की खेती किए, और इंडिगो से इनको बहुत लाभ मिला। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो दैट ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो को कैसे कल्टिवेट किया जाएगा आई विल डिस्कस इन पार्ट 3rd. ओके, you should listen carefully, understand the first and second part of first and part second of the chapter 3rd of this video. And if you feel any comment, if you feel any doubt, give comment in my comment box. अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो surely you will send and I will provide you, I will satisfy you about the answer. Thank you.